हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? नालायक हो, जिंदा है? बिल्कुल फ्रेश, नहाए हुए से है? लग नहीं रहा। 2-3 तो नहीं लग रहे बालक। बॉयस कहाँ गया भाई? पीछे सबने अपनी आंखें खोल ली। सो 2 दिन छुट्टी एंजॉय की? नो, छुट्टी एंजॉय नहीं की। 3 दिन? 3 दिन कैसे भाई? फ्राइडे तो क्लास हुई होगी। थी ना? मैं तो छोड़ के गया था क्लास, थी ना? अब ये बात अलग है, गायब हुए हो गए। मैं जानता हूँ बेटा, वो तो मेरे को पता चल जाएगा, सारी रिकॉर्डिंग है, मैं देख लूंगा। सब दिख रहा है कि कौन फ्राइडे को आया होगा, कौन नहीं आया होगा। अटेंडेंस चेक करूंगा मैं उनकी। कितने बच्चे गायब थे फ्राइडे को? ईमानदारी से बता देना, झूठ बोलना मत। ये लो, 10 मिनट आया था हाजिरी लगाने, किसी के डम्मी लगाने आया था। ओहो नहीं, वो फोन बड़ा जरूरी होगा। चलो ठीक है। अच्छा, इधर वाले शरीफ वाले के सब थे से फ्राइडे को दे। तू मेरी क्लास में जाके देख, मैं बताता हूँ तेरे को। क्यों चले गए थे हाफ क्लास में? कौन से स्कूल? जिंदगी में मार्कशीट ही लेते रहो, है ना, और कोई काम मत करना। चलो प्लीज। अच्छा, सैटरडे तो नहीं आए थे ना? कोई सैटरडे भी आ गया हो, मन करा हो घूमने का, पापा मम्मी का एक क्लास है ना? ऐसा तो कोई नहीं था? संडे अब आगे आना है, टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए, आज इकोनॉमिक्स की क्लास है। आई होप सो। इन द प्रीवियस क्लास इकोनॉमिक्स हमने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट, वो चैप्टर हमने फिनिश कर दिया था। मैंने आपको बताया था एक टॉपिक हमारा रहता है पीपीसी, वो अभी नहीं करना, उसके अलावा सारा हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। और क्लियर हो ना लाइक हो? उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं कराने मुझे, है ना, वो मैं कराऊंगा। अभी मैं मार्क कराऊंगा बाद में, बट पहले क्योंकि बीच में एक छुट्टी आ गई तो हम पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, अ फ्रेश टॉपिक, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। एक्चुअली चैप्टर का नाम पूरा डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस है, बट उसको मैं 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट इज डिमांड एनालिसिस, सेकंड इज सप्लाई। तो हम इसको अलग चैप्टर की तरह ट्रीट करेंगे। सो हम उसमें जो पहला टॉपिक है डिमांड एनालिसिस का, आई होप सो ये टॉपिक जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा होता है। और जाते जाते जब मैंने थर्सडे को आपसे बोला भी था कि बेटा आप लोग रिवाइज करके आना, और तो मुझे विश्वास है कि किसी ने वो चीज़ याद नहीं रखी होगी और कोई रिवाइज भी नहीं करके आया होगा। करके आए हैं? नहीं। यूं इतने कैसे तुम सिंसियर हो सकते हो? 2-3 फिर भी मैं मान सकता हूँ, बाकी सबको तो याद भी नहीं रहा होगा। अच्छा, आज सर ने डिमांड एनालिसिस कराना था। अच्छा, रिवाइज कौन कौन करके आया है? ईमानदारी से पता चल जाएगा मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, 5 बच्चे, वेरी गजब। बॉयज इतने सिंसियर है, बिल्कुल हाथ नहीं खड़ा करते, बिल्कुल। हाँ भाई सुशील कुमार, तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? किए थे? अच्छा, दिखे नहीं। अच्छा, हाँ जी। ग्रेसी, पढ़ा है बेटा आपने बचपन में? है थोड़ा सा क्या होता है? खाना खाया था थोड़ा सा, पानी पिया था थोड़ा सा, नींद की थी थोड़ी सी, है ना, और कई बार होता थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत समझ नहीं आता। चलिए, सो आई होप सो सब लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है। अब कितना समझा हुआ है वो देखते हैं। सो डिमांड एनालिसिस की हम बात करने जा रहे हैं, प्लीज नो डिस्कशन। हाँ जी, बेसिकली ये चैप्टर से आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो स्टार्ट होता है, एंड ये टॉपिक में से एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू पीपल। एंड ये अगर ढंग से पढ़ो तो बहुत कुछ है, नहीं पढ़ो तो रट्टाफिकेशन है। सो डिमांड एनालिसिस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहले, क्योंकि आप लोग सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम पढ़ के आए होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स पढ़ के आए थे, सिर्फ साइंस वालों ने नहीं पढ़ा होता, तो साइंस वालों के लिए तो टोटली डिफरेंट न्यू चीज़ है, वो भी आराम से समझेंगे, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, बट कंसेप्चुअल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने डिमांड एनालिसिस के बारे में, इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ रखा है। एक ओवरव्यू मुझे कौन देगा कि सर ये चीज़ें इसमें हमने पढ़ी है, कुछ छोटा छोटा लिटल जो आप एक्सप्लेन करना चाहो आप बता सकते हैं, पर मुझे पता चले कि आप लोगों ने पढ़ा क्या हुआ है इसमें।
वी स्टार्ट विद कनिका क्योंकि वो पढ़ के आई है। सो कनिका से स्टार्ट करते हैं प्लीज। Movement along the demand curve and shift in demand curve, that is expansion in demand and contraction in demand, and shift is increase in demand and decrease in demand. And so there are two elements of demand, two types of, you can say, that individual demand and market demand. In individual demand, many नहीं मुझे इंटरनल नहीं चाहिए, मुझे ओवरव्यू चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, आप बताओ बच्चे, चाहे पढ़ा है नहीं पढ़ा, बचपन में तो पढ़ा होगा ना। हाँ बोलो, शाबाश। हेल्प नहीं करनी होती। इतना सारा पढ़ के आए बेटा भाई साहब। अच्छा, यस मैडम। साथी गायब है, उस दिन आप गायब थे, उस दिन साथी आई थी। हैं क्या चक्कर? टाइम रखा हुआ है, डेट रखी हुई है कि एक दिन तू जाइए एक दिन? हाँ जी, क्यों? कॉमर्स से है ना, याद नहीं? ओके। नकुल थोड़ा सा लिटिल लिटिल। क्यों? क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? इंसल्ट। कौन करता है इंसल्ट तेरी? कोई इंसल्ट नहीं है। फिर बेटा देख, अगर ये चीज ऐसे सोचेगा ना तो फिर कभी बोल नहीं पाएगा। रादर इतना अच्छा बोल कि कोई इंसल्ट ही ना करे। मेरा तो टारगेट सबके लिए यही है ना। ऐसे घबराएगा तो अभी तक 12th तक किसी ने तुम्हें प्रमोट नहीं किया इस चीज के लिए ना, तो अगर मैं भी प्रमोट नहीं करूँगा फिर डिफरेंस क्या है? मैं बताऊँ, क्लास में इंसल्ट हो जाए अच्छा है, मार्केट में जाके इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। याद रखना ये बात को, क्योंकि क्लास में किसी की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि सब सेम लेवल पे हो। एज अ स्टूडेंट सब सेम लेवल पे हो। कोई मजाक उड़ाता भी है ना तो उसे बोल भाई तू बोल के दिखा दे। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। यहाँ भी मैं बुला लूँ ना, पैर कांपने लग जाएंगे मैक्सिमम लोगों के बोलने के लिए। यहाँ आके यहाँ चाहिए कुछ बोलने के लिए, ठीक है? मैं बुलाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो भी करूंगा नियर फ्यूचर में। घबराना नहीं है और अपनी कमी को ओवरकम करना है। सब लोग सुन लो, किसी को भी हिचक है बोलने में, क्लास में बोलो। जब मैं पूछ रहा हूं तो बोलो, जब सोनाली मैम पूछ रही है तो बोलो। वैसे मत बोलो क्या वाली, कचरा नहीं बोलना। इन द सेंस आपस में बात कम करो, उस टाइम एनर्जी कंजर्व करो, सेव करो। और जब बोलने को बोला जाए तो ऐसा बोलो कि सामने वाला सुने आपको, जैसे आप मेरे को सुनने के लिए बैठे हो। ऐसी अपने आप को बनाओ। हैव कॉन्फिडेंस। ये नहीं आएगा ना, मार्केट में बिकता नहीं है कॉन्फिडेंस, मिल जाए मार्केट से, खुद बनाना पड़ेगा। और अब कोई छोटे बच्चे नहीं रह गए कि स्कूल टीचर को उंगली पकड़ के चलाना है। अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है? कम बोलना, ज्यादा बोलना, घबराना नहीं है, ठीक है? और अगर मैं आपके साथ मजाक करता हूं तो आपको कन्वर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आइए जी, बिल्कुल आइए। बता, शाबाश बोल, बोल शाबाश। देख तेरा फ्रेंड तेरे को देख कितना मोटिवेट कर रहा है। अमन शाबाश। गलत होगा ना, गलत ही तो होगा। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को, खासकर जैसे ये बच्ची बैठी है देख, बिल्कुल प्लीज, वो भी घबराती है बोलने के लिए। अभी सबसे पहला नंबर इसी का है स्टेज पे बुलाने के लिए, मेरी नजर में है। घबराना नहीं, कोई बात नहीं, कुछ तो बोल। आजा बेटा, कुछ तो बोलो। शाबाश। गलत होगा ना, ऐसे कर लियो, अपना तो तरीका बढ़िया है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल है। जब क्या करते हो, ये माइंड में है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पूछता है तो मैं भूल जाता हूं। ये माइंड में बोल, आंखें बंद कर। क्या कोई कुछ भी पूछ रहा? कोई नहीं, मेरे से, मेरे आसपास कोई नहीं है। और वैसे भी तेरे साथ तो तेरा न्यू फ्रेंड बैठा आज, वरदान।
वर्धान है या वरदान है? वर्धन, VARDHAN ना, वर्धन। ओके, देख तेरे साइज का ही बैठा बिल्कुल, सेम सेम से बोल शाबाश। और कोई तेरे का मजाक उड़ाए, तेरे को बुरा लगे, मेरे पास आ जाइयो, हम उसका इतना मजाक उड़ा देंगे कि जिंदगी और मजाक उड़ाना भूल जाएगा, गारंटेड। हाँ जी, चल तू सोच ले, बोलेगा तो तू आज, मैं किसी और के पास जा रहा हूँ। हाँ पहले 2-4 से पूछ लेता हूँ, तो 2 मिनट मैगी सोच ले दिमाग में, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। देख गर्ल्स देख कैसे बोलते हैं, देख फटाफट से बोल बेटा। हम्म 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 ओके, पीछे बेटा, तू ये तेरे पीछे दीवार है, शाबाश प्लीज। ओके वर्धन, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कहाँ से पढ़ के आया बेटा? कॉमर्स, थोड़ा सा याद है कुछ? पहली क्लास माफ है, कोई बात नहीं। सुशील कुमार बोलेगा प्लीज। ओके अमन, ओके गुड। अब बोलेगा नकुल, 2 मिनट और, चल एक बार और मैगी बना ले, कोई नहीं बुलवाऊंगा तो सही। मुस्कान, क्यों, हम आपसे क्यों ना पूछे, गिव मी 1 रीजन। तेरा ही नाम रख देते, किसी और से पूछ लो, किसी और तू ही है। मुस्कान नाम, जहाँ पे मैं 2 दिन गया हुआ था, वहाँ पे भी एक मुस्कान, तुम्हारी एज की होगी, वो भी बस ही नहीं आ गई। हम वेट कर रहे थे आपका, मैंने कहा आज एक फ्रेंड आई है, दूसरी गायब हो गई, वो इंतजार कर रही है, उसने चेयर रखी हुई है रिजर्व।
देखो ना, दिख गई ना, देखो तो सही आप, आराम से बेटा, कंफर्टेबली। दोस्त दोस्त इकट्ठे ना बैठे ना, पढ़ाई भी सही नहीं होती। तो बस प्रमोट करता हूँ, बस बात नहीं करनी क्लास में, ठीक है? तू भी आ जा दोस्ती। अच्छा लाइन भरी पड़ी हो, है ना, मिस कर रही हो है? वी हैव, आजा आजा बेटा, दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होती है, प्लीज कोई बात, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल। बड़े दिनों बाद मिले ना आज हम। मैं तो 2 दिन वहां बैठे बैठे बोर हो गया था, करूं तो करूं क्या। हाँ जी चलो आ जाओ। हाँ, अब देखो आंसर देखना उसका, सबके आंसर। चलिए प्लीज, वो देखो ना, फ्रेंड इकट्ठे तीनों, वो देखो पीछे, गुड। अच्छा बेटा, पानी वानी लाया जाए? थकी तो नहीं हुई? ऐसे तू घबराई हुई क्यों है? Oh, it's too hot today, right? It's too hot. We are in India, sorry, मैम, है ना, कोई बात नहीं। धूप तो है, गर्मी 2 दिन से हो गई है। मेरी गाड़ी धूप की वजह से उबल गई थी, एसी चलना बंद, इतनी गालियां पड़ी मुझे घर पे बीवी से, क्या कैसी गाड़ी ले रखी है, चेंज करो इसको। हैं? क्या ले लूं, बता, तू बता। हाँ न्यू कार कौन सी, सजेस्ट मी। कौन सी, ZDI, वितारा, ब्रीजा, ZDI प्लस, वो पीछे हमारे पास बैठा है, मॉडिफाई कराऊंगा तेरे से, ठीक। चलिए हाँ जी, अब नकुल 2 मिनट और हो गए, देख बोली तो बड़ा आसान होगा भाई। मैंने डेफिनेशन पूछी ही नहीं, मैंने बोला कि व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली, वी हैव टू डिस्कस ओनली टॉपिक्स, दैट इज द थिंग। और वहां सेंटर्स पे जो बैठे हो ना नलायक हो, तुम भी डिस्कस करो आपस में। हाँ जी, शाबाश। देखिए ये चीज किसी ने भी नहीं बताई, सिर्फ वो सुशील ने थोड़ी सी बोली थी। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि तूने ही बोली और किसी ने बोली, तेरे को मोटिवेट करने के लिए। और नलायक समझते भी नहीं हो तुम, कैसे से मिले हैं। चल बोल, शाबाश। वही था। अच्छा कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे डिमांड में? कॉस्ट चैप्टर, प्रोडक्शन, क्या कुछ तो बोल। हाँ शाबाश, ठीक है बिल्कुल। मैंने फैक्टर्स के बारे में पूछा ही नहीं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉपिक बोल दिया ना, ठीक है। और बोल, शाबाश। हाँ अब कैसे बोल रहा है तू नालायक, पहले तू नखरे दिखा रहा था। चल बोल, शाबाश। प्लीज। किसकी? एक्सेप्शंस बोल रहा होगा, ठीक है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, राइट, ठीक है, बोलो, शाबाश। मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट पढ़ा था, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। ये टॉपिक ही तो बोलने हैं बस, क्या इसमें, क्या है इसमें? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है बिल्कुल। चलो ठीक है, आ गया ना, बोल दिया ना, किसी ने मजाक उड़ाया बता। और अभी मैं पूछूंगा भी, इंटरनल चलूंगा तो छोड़ूंगा थोड़ी ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है। और ज्यादा, जितना ज्यादा बोल रहा है ना उतना ज्यादा पूछूंगा भी, ये ध्यान रखिए। यस, हाँ बेटा। पंडित जी, rotate of demand, rotate and shift, and एंड के आगे कंटिन्यू कर बेटा, प्रिया। वेरी गुड। अच्छा मजे की बात, लॉ ऑफ डिमांड बहुत रेयर है, बच्चों ने बोला है,
बहुत कम बच्चों ने बोला जो सबसे मेन है। हाँ बोल। गुड। आप बताओ बेटा, शाबाश। डिमांड चैप्टर में बेटा आपने क्या क्या पढ़ा? नहीं, पीछे। चलो, हाँ जी, बाकी की भावनाएं अभी धीरे धीरे आएंगी, पूछेंगे जो बचे हुए हैं। अब मेरी बारी, सुनना बेटा। बेटा ये चैप्टर जो है ना, डिमांड एनालिसिस, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। और माइक्रो में अगर हम बोले ना, तो माइक्रो का सबसे मेजर टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, राइट। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इट स्टडीज अ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो हम डिमांड एनालिसिस, आपने देखो चैप्टर्स का सीक्वेंस में आपको बताऊं, मेनली जो चैप्टर्स हमने माइक्रो में कवर करने आगे, डिमांड एनालिसिस, देन उसके बाद सप्लाई एनालिसिस, देन उसके बाद प्रोडक्शन एनालिसिस, देन उसके बाद कॉस्ट एनालिसिस, एंड देन उसके बाद मार्केट। ये मेन चैप्टर्स पढ़ने हैं आप लोगों ने। तो सर हमें सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाता होता हूँ कि हमें ये जो चैप्टर्स पढ़ने हैं किसके एंगल से पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अब आप लोग जैसे अब आपको बोला जाए ना कि डिमांड एनालिसिस के बारे में जानते क्या हो, तो आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट शुड बी दैट, फर्स्ट पॉइंट शुड बी दैट, क्या सर हमें किसके एंगल से चैप्टर पढ़ना है। ये जो डिमांड एनालिसिस है, फ्रॉम हुम, किसके एंगल से हमें, किसके व्यू पॉइंट से हमें कवर करना है। तो जो डिमांड एनालिसिस है, अभी लिखना मत, कुछ भी सबसे लिखवाऊंगा, डिमांड एनालिसिस एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर। इसका मतलब डिमांड जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये किसके एंगल से पढ़ने जा रहे हैं? एक कंज्यूमर के एंगल से पढ़ने जा रहे हैं। अगेन, अगर इसके अगेंस्ट सप्लाई एनालिसिस की बात करेंगे, वो किसके बिहेवियर की बात करेगा? प्रोड्यूसर बिहेवियर। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बेटा ये, डिमांड एनालिसिस एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ, चार ऑप्शंस, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, बोथ, नन। तो डिमांड एनालिसिस जो है वो एक कंज्यूमर के एंगल की बात करता है, प्रोड्यूसर के एंगल की बात नहीं करता। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए सब बच्चों को, लिखवाऊंगा सब कुछ। तो डिमांड एनालिसिस टॉक्स अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। अपने आप बताना, देखो बेटा मैं आपको ना पूरा सीक्वेंस एक लाइन में सिखा देता हूं, बिल्कुल बहुत सिंपल है। अपने आप सोचना, हम डिमांड एनालिसिस सब पढ़ के आए हुए हैं, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस फॉल होगा डिमांड, जो भी हम पढ़ेंगे आगे, और प्रैक्टिकल एंगल से समझना है, ठीक है। तो डिमांड किसके एंगल से? हु डिमांड्स? कंज्यूमर, राइट। तो किसके एंगल से बात हो गई? कंज्यूमर के। सिंपल है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं सप्लाई एनालिसिस, आंसर अपने आप आएगा, किसके एंगल से? हु सप्लाइज? प्रोड्यूसर सप्लाइज। आपने पढ़ा होगा प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, प्राइस फॉल, सप्लाई फॉल, ये पढ़ा है ना, किसके एंगल से? एक प्रोड्यूसर के, एक मैन्युफैक्चरर के एंगल से। जब हम पढ़ेंगे तो आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर। देयर इज अ डिफरेंस, बट इकोनॉमिक्स के लिए डिफरेंस नहीं है, हम सीखेंगे आगे, बताएंगे, ठीक है। देन उसके बाद अपने आप समझना, प्रोड्यूसर के एंगल से पढ़ लिया सप्लाई। अब आएगा प्रोडक्शन, हु प्रोड्यूस? प्रोड्यूसर। तो इसका मतलब किसके एंगल से बात करेंगे? प्रोड्यूसर के एंगल से। कॉस्ट किसके एंगल से बात करेंगे? प्रोड्यूसर, क्योंकि जब तक कॉस्ट नहीं पता चलेगी सेलिंग प्राइस निकल के नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब सप्लाई एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस, तीनों किसके एंगल से पढ़ना है? एक प्रोड्यूसर के एंगल से पढ़ना है। अब देखो, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई के लिए उसने प्रोडक्शन किया, सप्लाई के लिए प्रोडक्शन करने के बाद उसने क्या किया? कॉस्ट किया, जो फंक्शंस, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब कॉस्ट निकल आई, राइट, और कॉस्ट के बेसिस पे क्या निकल आया? सेलिंग प्राइस निकल आया ना। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक है मार्केट, शॉर्ट में बोलते हैं मार्केट, लेकिन पूरा नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री। तो वहां पे हम किसके बिहेवियर की बात करेंगे? हम वहां पे दोनों के बिहेवियर की बात करेंगे कि सर जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, वो इस प्राइस पे अपना बेचना चाह रहा है सामान, एंड जो कंज्यूमर है वो इस प्राइस पे अपना सामान खरीदना चाह रहा है।
तो इसका मतलब वहां पे आपने टर्म पढ़ी थी ना, इक्विलिब्रियम प्राइस, टर्म पढ़ा था इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब वही प्राइस होता है, आपने रट्टा मार रखा है, टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी, जहां मीट करता है उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो वो किसके एंगल से बात कर रहा है, पूरे मार्केट, पूरे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों के बिहेवियर की वो बात। दैट इज द फाइनल थिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक सीक्वेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सीक्वेंस, अदरवाइज यू आर अ रट्टा तोता, मतलब आप रट्टा मार के आए हो और कुछ नहीं। अब ये चीजें अगर मुझे कोई एक्सप्लेन कर देना तो मुझे लगता है कि हाँ इसने ढंग से समझा हुआ, इतना ही बता दे कोई मुझे कि हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, हम प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर वो वाला कीड़ा ना इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं ना, कोई ना कोई तो पर्पस होगा किसी ना किसी चीज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड एनालिसिस, आगे से आपसे कोई पूछेगा फ्यूचर में कहीं पे भी आपसे, ये जब भी बात हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे कहीं पे भी आप पढ़ो कॉलेजेस में या आगे लेवल पे कहीं पे भी आपको यूज हो ये, तो आप अगर ये बोल दोगे ना कि इट टॉक्स अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, इट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर, ऑटोमेटिकली सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, सामने वाला ये समझेगा यस इसने एक सही डायरेक्शन में पढ़ रखा है। लिखा तो सब कुछ हुआ है, डायरेक्शन में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है। सो हम डिमांड एनालिसिस किसके एंगल से, और इवन हमारे लिए तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है ये, तो सर ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया सीक्वेंस। सो डिमांड एनालिसिस एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर। इज दिस पॉइंट क्लियर? कंज्यूमर के स्टडी की बात करता है। चलें आगे मूव करें। नाउ इस डिमांड एनालिसिस को समझने के लिए, कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करता है, तो कंज्यूमर के एंगल से 3 टर्म्स यूज होती हैं। कंज्यूमर के एंगल से देयर आर 3 टर्म्स। हमें उन तीनों टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग आज समझना है। 3 टर्म्स है, देयर आर 3 टर्म्स। डिजायर, कार नहीं है डिजायर, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, पता है ना? डिजायर, वांट एंड डिमांड। ठीक है सर। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड। लेकिन एक कॉमन सेंस में, कॉमन पैरेलेंस, एक आम आदमी की भाषा में ना, ये तीनों टर्म्स ना सिनोनियम की तरह यूज होते हैं। ये तीनों टर्म क्या हो जाते हैं? सिनोनियम। आई होप सो सिनोनियम वर्ड सबको समझ आता होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सिनोनियम? सिमिलर वर्ड्स, समानार्थक, हिंदी में पढ़ते थे ना। ठीक है सर, वो नहीं है ये। बट इकोनॉमिक्स के एंगल से देयर इज अ डिफरेंस। हम एक लेमैन की भाषा में वांट और डिमांड को सेम बोल देते हैं, कंज्यूमर वांट्स, राइट? लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, और इन चैप्टर्स के लिए, डिमांड के लिए, सप्लाई के लिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स। सो व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज वांट एंड व्हाट इज डिमांड, हाउ दे आर डिफरेंट, तो हम उसकी बात करते हैं। डिजायर वर्ड जो है वो यूज होता है मेयर अविश। डिजायर वर्ड की बात करें तो मेयर अविश, किसी चीज की इच्छा, उसके लिए टर्म क्या यूज होती है? डिजायर, राइट? डिजायर। वांट का मतलब क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल की बात करते हैं। वांट का मतलब है विश, यानी डिजायर का तो होना है ही है, प्लस एबिलिटी टू पे और एबिलिटी टू परचेस। विश प्लस एबिलिटी टू पे, विश प्लस एबिलिटी टू बाय। अगर ये दोनों चीजें हैं, एबिलिटी टू बाय को हम परचेजिंग पावर भी बोल सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो इसका मतलब वांट तक ही सीमित है। कब ये वांट कन्वर्ट होगी डिमांड में? कब ये वांट कन्वर्ट होगी डिमांड में? तो सर 3 चीजों का होना जरूरी है। विश का होना जरूरी है, प्लस एबिलिटी टू परचेज का होना जरूरी है। एबिलिटी टू परचेज का होना जरूरी है, यानी एबिलिटी टू परचेज या पे होना चाहिए। प्लस सबसे मेन थिंग, वांट तब तक डिमांड नहीं बनती जब तक विलिंगनेस ना आए। विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू परचेज, यानी कोई भी वांट डिमांड तभी बनेगी जब आपकी विलिंगनेस भी आएगी कि हाँ मैं उस चीज को खरीदना चाहता हूं। एबिलिटी तो बहुत होती है। ठीक है सर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से अमन की बात करते हैं। ठीक है। अमन ने पापा को बोला कि पापा आई एम गोइंग टू बी 18, ठीक है, मुझे एक कार गिफ्ट कर दो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, है या नहीं है वो बात की बात है। ठीक है, एक कार गिफ्ट कर दो। अभी तो पापा वाली होगी ना, अपनी पर्सनल, मेरी पर्सनल गाड़ी। ठीक है। अभी तो ये पापा से अमन ने बोला, तो अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या मैं इसको डिमांड बोल सकता हूं? नो, इट इज ओनली अ
डिजायर, मेरा विश। ठीक है सर। अब पापा के एंगल से बात करते हैं। क्या पापा अमन को वो गाड़ी दिलाना चाह रहे हैं? अभी पता नहीं है। ठीक है, तो सर पापा के एंगल से पापा अच्छा खरीद सकते हैं? यस। इसका मतलब वांट तो है, एबिलिटी टू बाय तो कभी भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं अमन, खरीदेंगे लेकिन अभी नहीं। व्हेन यू क्रॉस 18, जब तुम 18 साल क्रॉस कर जाओगे तो हम इस गाड़ी को खरीदेंगे। द मोमेंट इसका हैप्पी बर्थडे आया, उस दिन पापा इसको लेके गए शोरूम पे और जो इसकी पसंद की गाड़ी थी वो इसको दिलवा दी। इसका मतलब जिस दिन इन्होंने गाड़ी बाय की उस दिन विश, एबिलिटी तो उस दिन था, लेकिन साथ में क्या आ गया? विलिंगनेस आ गया। द मोमेंट विलिंगनेस आ गया इट बिकम्स डिमांड। अरे जब ये डिमांड बनी इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। व्हेन यू बाय समथिंग इट मींस यू हैव विलिंगनेस, यू हैव विलिंगनेस। विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुकेश अंबानी की बात करें तो वो क्या चीज नहीं खरीद सकता? एबिलिटी उसके पास है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि उसके पास दुनिया की सारी चीजें होंगी। जब तक उसके पास विलिंगनेस नहीं आएगी तब तक वो डिमांड नहीं बनेगी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिमांड। वांट एंड डिमांड में डिफरेंस यही है कि वांट तब तक है, और यहां पे हम टेक्निकल एंगल से एनालिसिस कर रहे हैं, वांट तब तक है जब तक आपकी विलिंगनेस नहीं है। द मोमेंट आपकी विलिंगनेस आती है सर, वो क्या बन जाती है? डिमांड। आप खुद सोचो, आपके पास जितने भी पैसे हैं, ठीक है, वो पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी ना सारी चीजें खरीदते ही हो। तो इसका मतलब तब वांट तो हो सकती है, लेकिन वो डिमांड में कब कन्वर्ट होगी? व्हेन यू आर विलिंग टू पे। नाउ यू हैव डिसाइडेड यस वी आर गोना ऑर्डर, हम जाके अब ऑर्डर कर रहे हैं, हम जाके परचेज करना चाह रहे हैं, हम शॉप पे जाके कुछ खरीदना चाह रहे हैं। जब द मोमेंट यू डू दैट थिंग दैट इज विलिंगनेस, तभी आपकी ये क्या बनेगी? डिमांड बनेगी। एंड हम इसका मतलब डिमांड मैं बोल सकता हूँ फाइनल चीज होती है, उससे पहले तक वो क्या रहती है? वांट रहती है या डिजायर रहती है। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आपका दो चीजों का, डिमांड में विश तो सब लोग सोचते हैं, लेकिन ये दो चीजों का होना जरूरी है। एबिलिटी का भी होना जरूरी है, विलिंगनेस का भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बैगर की बात करते हैं, बैगर की अगर हम बात करें, बैगर समझते हैं? जो बैग लेके चलता है, अच्छा भिखारी को बोलते हैं। यस, हाँ जी सर, ये कैसी इंग्लिश थी, है ना? तो भिखारी, अब वो एक होटल के आगे से निकलता है रोज, या उसी होटल के सामने बैठ के भीख मांगता है, राइट? उसका भी मन करता होगा कि उसी होटल का खाना खाए वो। तो उसके हिसाब से वो क्या है? डिजायर, वांट या डिमांड? उसके लिए वो डिजायर है। तो डिजायर को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वांट में। तो उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वांट में ही कन्वर्ट होना, डिमांड तो छोड़ ही दो। तो इसका मतलब सिर्फ विलिंगनेस से भी कुछ नहीं होगा, साथ में क्या होना चाहिए? एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इस सबका कॉम्बो, इसका मतलब तीनों चीजों का। विश तो हमारी बहुत होती है, हम स्विट्जरलैंड घुमाए, दिमाग में आता है कि बस आज ही बुक करा दें, विलिंगनेस भी आ गई, लेकिन विलिंगनेस के साथ क्या होना चाहिए? तो पैसा कहां से आएगा? और कई लोगों को पैसा होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि विलिंगनेस आए। सो ये चीजें होना जरूरी है। बट मेरा मानना यह है, पहले एबिलिटी होना जरूरी है, विलिंगनेस बाद में हो सकती है। लेकिन विलिंगनेस पहले है, एबिलिटी नहीं है, देयर इज नो यूज। ठीक है, इसीलिए आप देखो, आप बोलते हैं ना ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? एबिलिटी से। दिस इज द एनालिसिस, दिस इज द थिंग यू हैव टू। और प्रैक्टिकल चीजें हैं, सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं। रोज आपको पॉकेट मनी पापा देते होंगे, मम्मी देते होंगे, लेट से 100 रुपए, राइट? उसमें जरूरी का खर्चा आपका 50 रुपए लग जाता है, बाकी 50 आप सेव करते हो। वो 50 रुपए आपकी एबिलिटी को शो कर रहे हैं। यू हैव द एबिलिटी टू बाय द आइटम विच इज कवर्ड अंडर विच कम्स अंडर 50 रुपीज। बट जरूरी थोड़ी ना कि हमारे एबिलिटी होने के बाद हम 50 रुपए को वेस्ट कर दें। हो सकता है हम रख भी लें, हो सकता है हम यूज भी कर लें। तो बेसिकली डिमांड तभी बनेगा जब आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। विश तो होनी ही होनी है, हमारी तो विश पता नहीं क्या क्या होती है, सोच के दायरे से भी बाहर है। ठीक है, सोचने में क्या है? सोचने में तो ये हम बुगाती ले लें, सोचने में तो कुछ भी सोच सकते हैं।
सर ये बुगाती क्या है? कार सुना है नाम? अच्छा, ZDI प्लस, ये क्रेट बुगाती और क्रेट, बेटा 10-15 क्रेटा आ जाए एक बुगाती की उसमें, ठीक है, 2.5 करोड़ से स्टार्ट है। हाँ जी चलिए, अब बस बस बस, हाँ जी प्लीज। ऐसी गाड़ियां हैं, मुकेश अंबानी को भी लेने में ना जद्दोजहद करनी पड़ी थी। ऐसी गाड़ियां हैं, रॉयल रॉयस का नाम सुना है? रोल्स रॉय का, तो वो ऐसी गाड़ियां हैं, मिलती नहीं है, देते ही नहीं है, स्टेटस सिंबल देख के देते हैं। हाँ प्लीज। सो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इससे ना आप पूरी सोसाइटी, आप पूरा, आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा और कभी भूलेंगे नहीं फिर। तो ये 3 टर्म्स, हाँ, एक आम आदमी की भाषा में, एक समझने की भाषा में, वांट और डिमांड को हम क्या बोल देते हैं? सेम बोल देते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। एबिलिटी बहुत लोगों में होती है, देखो एबिलिटी बहुत लोगों में होती है खरीदने की, लेकिन जरूरी थोड़ा वो सारी एबिलिटी है तो सारा पैसा वहां वेस्ट कर देंगे या लगा देंगे। और विलिंगनेस भी बहुत लोगों में होती है, बट उनके पास क्या नहीं होती? एबिलिटी नहीं होती। तो ये चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। सो दैट्स वाई ये टर्म्स हैं। तो हम अगर डिमांड और डेफिनेशन भी आपकी डिमांड की जो आप डेफिनेशन रट्टा मार के आए हो ना, वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगी, वो 2 चीजों को बोलती है, ठीक है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। सो ये 3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, डिजायर, और ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। डिजायर मींस 4 ऑप्शन होंगे, मेरा विश, ओनली अ विश, वांट, विश प्लस एबिलिटी। एबिलिटी को परचेजिंग पावर के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिमांड क्या होगी? सर हमारे पास विश है, परचेजिंग पावर भी है, एंड द मोमेंट हमारी विलिंगनेस आती है, यानी जब हम एक्चुअली में जाके उस चीज को खरीदना चाह रहे हैं, देन इट बिकम्स द डिमांड। उससे पहले तक वो क्या रहती है? वांट रहती है, वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं होती। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो एक बार ये तीनों टर्म्स आप नोट कर लेंगे फटाफट से, देन हम आगे मूव करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के एंगल से ये तीनों टर्म्स नोट कर लेंगे। नो डिस्कशन प्लीज, ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। सर डिमांड की डेफिनेशन क्या? आई होप सो सब लोगों ने डिमांड की डेफिनेशन तो पढ़ रखी होगी। व्हाट इज डिमांड? डिमांड को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे आप डिफाइन करने वाले हो? लिखना नहीं है अब इसके बाद, वो नोट कर लिया सबने? एवरीवन? नो सर, है नलायक। लो नोट कर लो पहले इसको, देन उसके बाद डिमांड की डेफिनेशन के ऊपर फोकस करेंगे। कर लिया? जल्दी बेटा। डन? हाँ जी। हु विल डिफाइन द टर्म डिमांड? व्हाट इज डिमांड? अच्छा, ओके, नहीं अच्छा, हाँ बेटा आप बताओ। अच्छा, मैं ऐसे ही होता है, हमें आती है, लेकिन हम जब बोलना होता है ना तो हमारी स्लिप टंग कर जाती है। स्लिप जो होती है ना, टंग बन जाती है, टंग ऑफ स्लिप, है ना? ऐसे बोलते, स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, अंग्रेजी ऐसे बोलते, सॉरी। हाँ मैडम आप बताओ, आपने बताया नहीं कुछ भी, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी, शाबाश।
क्या बोला लास्ट लाइन? 4, ठीक बोला, शाबाश। also the willingness to pay 4 फॉर व्हाट? for goods and services. ओके, देखो बेटा, डिमांड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो जब हम डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, नॉर्मली बच्चे को ये पता है गुड्स, राइट? लेकिन ये जो कंसेप्ट जितने भी पढ़ रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल बोथ ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हम जब बात कर रहे हैं डिमांड की, तो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट गुड्स, वी आर ऑल्सो टॉकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सर्विसेज। ये डेफिनेशन में लिखा है, लेकिन टीचर उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं देते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में ना गुड्स ही आते हैं। सर्विसेज के लिए भी ये टॉपिक है, राइट? तो इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है। व्हाट इज डिमांड? सिंपल सी बात, डिमांड की जो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आई होप सो सबको लर्न भी होगी। हाँ, कुछ 1 मिनट ये बताना चाह रही है, बता, बोलना चाह रही है, बोल दे, एक बार दोबारा बोल दो। अभी मैंने बताया सर्विसेज के ऊपर भी है, ऐड तो कर देना लायक डेफिनेशन में। देखो बेटा, डिमांड की जो डेफिनेशन है वो सिंपल है। व्हाट इज डिमांड? अगर आपसे कोई पूछे, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी, अभी लिखना मत, सब लिखवाता हूं, अभी नोट्स बनवाता हूं पूरा। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच अ कंज्यूमर, कंज्यूमर की वजह का मतलब क्या, कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहा है, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है सर? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज which a consumer is willing and able to buy during a particular period of time at a particular price। ठीक है सर? तो सर वो क्वांटिटी जो है गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे, क्योंकि उसमें सारी चीजें, विश तो है ही है, उसके अलावा विलिंगनेस भी है एंड एबिलिटी। जब तक विलिंगनेस नहीं आएगी तब तक वो डिमांड नहीं बनेगी। उसके आगे की बात करते हैं, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। डिमांड क्या है? इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट का मतलब है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी एक डिमांड खत्म होती है, दूसरी डिमांड क्रीप अप हो जाती है। एंड जो ये डिमांड है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी। ये क्या होती है? डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी? एक लाइन मुझे पता थी, यूटिलिटी का मतलब क्या है? 1 मिनट, व्हाट इज यूटिलिटी? ये लाइन का मीनिंग मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये लाइन का मतलब चाहिए कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। व्हाट डज इट मींस? Sir, if a commodity satisfies the wants of a particular consumer, then it is utility. The satisfaction is utility. The psychological satisfaction which a consumer gains from the consumption of a good is known as utility. तो मेरा क्वेश्चन है ये यूटिलिटी, हम जब यूटिलिटी वर्ड की बात कर रहे हैं, प्लीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी, तो हम एक्चुअल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं या एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं? प्लीज अमन। मैं फंसा दूंगा। क्वेश्चन समझ आया? आई रिपीट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी, आपने एक लाइन रट्टा मार रखा है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। सोच के 1 मिनट, जिससे पूछा वो आंसर देगा। लाला जी, अच्छा, दोस्त बोल रही इसलिए अपने दिमाग से, मैं अभी रीजन पूछूंगा।
दोनों दोनों, गुड, बेस्ट आंसर। पीछे वाली लाइन, सबसे पीछे बैठा सत्या, एक्सपेक्टेड। सर जो आपको ठीक लगे वो, हमारा तो क्या है पांडे जी, कहीं को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया वो सर ने क्वेश्चन क्या पूछा है। अच्छा पीछे वाली लाइन, हाँ पेन बाद में खाइयो, मुंह में डालने लग रही है पेन, बता। एक्चुअल, सेम स्कूलिंग है ना, सेम ही आंसर मैडम। एक्चुअल, अमन सेम स्कूल, आइए। पीछे सत्य, हो गया सत्य तो हो गया, आगे पीछे बेटा तू बता। एक्सपेक्टेड, सोच रहे कोई डिफरेंट आंसर दूंगा, बोल बेटा शाबाश, चल सोच ले, अभी आता हूं। हाँ जी प्लीज, ओ नालायक, क्वेश्चन पता है ना इसे क्वेश्चन ही नहीं पता है। हम बोल रहे हैं कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है, नालायक। बगल वाली को भी नहीं पता, उससे मत पूछ, आपको पता है? नहीं सर, देखो बेटा, द करेक्ट आंसर इज एक्सपेक्टेड। इसका करेक्ट, कॉमन सेंस लगाओ यार, जो डेफिनेशन तुम रट्टा मार के आए हो ना उसी में आंसर है। देखो, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कॉमोडिटी, सेटिस्फाइड नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो लर्न तो करा दिया टीचर ने, मैं थॉट प्रोसेस को हिंदी में बोलता हूं सुचवाया ही नहीं, सुचवाना चाहिए था ना, है ना। तो एक्चुअल कैसे भाई, जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर इट गिव्स द एक्चुअल सेटिस्फेक्शन और नॉट। जितना मेरा एक्सपेक्टेड था, सिंपल सा एग्जांपल, हम मूवी देखने जाते हैं, हम रेस 3 देखने गए थे, कितनी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब मैंने देखी नहीं है, मेरे को तो बच्चों ने ही बताया कि सर बिल्कुल मत जाना, जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, ठीक है। इवन दो सलमान खान इज मेरा फेवरेट है, लेकिन मूवी की भी बात होनी चाहिए ना। तो आपने जब वो टिकट बाय की, इसका मतलब उस टिकट के लिए आपकी डिमांड बन गई ना, वो विश, विलिंगनेस, एबिलिटी, तीनों चीजें थी। तो आप देखने गए क्योंकि आपका मन था। तो हम कोई चीज पे खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब यूटिलिटी होगी तभी हमें, तो यूटिलिटी का मतलब है एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। वेदर हमें एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वो तो उसके यूज करने के बाद पता चलेगा। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि पहले यूज कर ले, उसके बाद हमें मैक्सिमम पहले क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। हाँ, रियल लाइफ में कई जगह पे गुड्स के लिए पहले आपको सर एक्चुअल सेटिस्फेक्शन भी दिलवाई जाती है। एग्जाम्पल है उसका, व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च, जब कोई नया शैम्पू आता है, कोई हेयर ऑयल आता है, राइट, खासकर शैम्पू वगैरह, तो न्यूज़पेपर तो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर हमारे घर में न्यूज़पेपर आता हो तो कई बार ना शैम्पू के छोटे छोटे पैकेट्स उसके साथ अटैच होके आते हैं। तो सर्वे कर रहे हैं कि वेदर अगर कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को यूज करके सेटिस्फाइड होगा या नहीं हो। वो एक्सेप्शनल केस है, बट आज अगर मुझे मार्केट में जाना हो, ठीक है सर, मुझे कोई सामान खरीदना है और मैं फर्स्ट टाइम खरीद रहा हूं, तो सर मैं ये देखूंगा कि वेदर मेरे लिए वो यूटिलिटी है या नहीं है। तो सर ये जो डिमांड है ना, इट डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी। अब यूटिलिटी में भी मेरे लिए किस चीज की ज्यादा यूटिलिटी है, लेकिन यूटिलिटी का हमेशा ध्यान रखना, यूटिलिटी जब हम बाय करने जा रहे हैं, इसका मतलब मेरी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन की बात कर रही है। सर जब तक मैं बाय नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को जिस थॉट प्रोसेस से मैंने वो गुड्स खरीदे थे या सर्विसेज के लिए बात की थी, वो मुझे एक्चुअली में सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी। यूटिलिटी को इस एंगल से समझो कि सर मेरे लिए वो जरूरत की है या नहीं है। अगर वो जरूरत की है तो मैं खरीदूंगा, हाँ, खरीदने के बाद वो मुझे सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो अलग बात है। बट जब तक मेरे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब स्टूडेंट्स हैं, राइट,
आपको बुक बाय करनी है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है सर। अकाउंट्स की बुक परचेज करनी है, दूसरी आपने फिजिक्स की बुक परचेज करनी है, और तीसरी केमिस्ट्री की बुक परचेज करनी है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स आप कौन सी बुक परचेज करो? इट मींस आपके लिए वो क्या है? यूटिलिटी है, तभी आप बाय कर रहे हो। हाँ, उस बाय करने के बाद वो बुक आपको कितना सेटिस्फाई कर पाएगी, वो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन की बात है। तो हम यूटिलिटी के बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते हैं, वेदर सर मेरे लिए यूटिलिटी है या नहीं। आज मैं छोटी गाड़ी में ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता, आज से 5 साल पहले ले सकता था, 10 साल पहले, बट मुझे लगता है कि सर जितना मेरा रन है घर से यहां तक, जितना मुझे आना है, मेरे लिए बड़ी गाड़ी इतनी यूटिलिटी की नहीं है। एक अपने एंगल से, क्योंकि कंज्यूमर की एंगल की बात कर रहे हैं ना, आप प्रैक्टिकली उसको समझो। तो मैं एक चीज और ऐड करी डिमांड में, कि डिमांड उन्हीं चीज की ज्यादा होती है जिसकी कंज्यूमर के लिए क्या होती है? यूटिलिटी होती है। आप उस चीज को समझना, जब तक आपको किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की यूटिलिटी नहीं लगती है, यानी आपको लगता है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है सर, आपको उसको जरूरत है ही नहीं, यूज ही नहीं करना है, तो सर व्हाई यू परचेज? आप उसको बाय करोगे ही नहीं, इवन दो यू हैव द एबिलिटी। आपके पास एबिलिटी थी भी, लेकिन आपकी यूटिलिटी में नहीं आती। जैसे फॉर एन एग्जांपल, और बहुत सारी चीजें, नॉन वेज जो नहीं खाता, जो वेजिटेरियन है प्योर, ठीक है सर, इवन दो उनके पास पैसे की कमी ना हो, लेकिन जो नॉन वेज नहीं खाते वो नॉन वेज वाली शॉप पे नहीं जाएंगे, KFC पे नहीं जाएंगे नॉर्मली, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उनके लिए उस चीजों की यूटिलिटी नहीं है। तो ये चीज को, ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज करेंगे। तो हमने नई चीज समझी है कि जो डिमांड है, किस चीज की ज्यादा डिमांड होगी सर? एक कंज्यूमर के लिए जिस चीज की क्या होगी? यूटिलिटी। और यूटिलिटी को मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया, यूटिलिटी का मतलब एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है, यूटिलिटी का मतलब है एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, कि इससे मुझे सर सेटिस्फेक्शन होगा। अब एक्चुअली में होगा या नहीं होगा, वो तो यूज करने के बाद ही पता चल पाएगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट डिमांड। तो हमने डिमांड के बेसिक के बारे में बात की है। क्या बात की है? सबसे पहले हमने ये बात की कि जो डिमांड है सर, ये किसके बिहेवियर की बात करता है? कंज्यूमर के। पॉइंट्स में इकट्ठा कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर। देख लो, सारा कंज्यूमर का ही तो बिहेवियर हमने डिस्कस किया। दूसरी बात, हमने डिफरेंस डिस्कस किया कि सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर, वांट एंड डिमांड। अब हमें पता है सबको, ठीक है। तीसरी बात हमने की, डेफिनेशन की कि सर व्हाट इज डिमांड। तो हमने बात की डेफिनेशन पढ़ने से पहले कि सर जो कंसेप्ट है, ये गुड्स के लिए भी है, सर्विसेज के लिए भी है, ठीक है। फिर हमने डेफिनेशन डिस्कस की कि ये क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज की बात करता है, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस। सर जो भी प्राइस पे जो भी कंज्यूमर सर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को या सर्विसेज की क्वांटिटी को बाय करना चाह रहा है और कर रहा है बाय, ठीक है सर, उसके पास एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, तो सर वो क्वांटिटी क्या कहलाई जाएगी? वो डिमांड। डिमांड क्वांटिटी की बात करता है, डिमांड अमाउंट की बात नहीं करता, मनी की बात नहीं करा। हाँ सर, उसकी पेमेंट तो मनी में होगी, लेकिन क्वांटिटी कितनी लेगा वो एक प्राइस के ऊपर। सर प्राइस और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी, डिमांड किसकी बात करता है? क्वांटिटी की बात। कई बच्चों ने अमाउंट बोला था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद हमने बोला इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। डिमांड क्या है? फ्लो कंसेप्ट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि सर लोग डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कॉमोडिटीज को क्या करते रहते हैं? डिमांड। अब आप देख लो, आपकी रियल लाइफ, हमारे घर में, सबके घरों में हर समय पे आई थिंक सर आटा, दाल, चावल कंटिन्यूअसली रहते ही होंगे। तो इसका मतलब चीजों की क्या होती रहती है? इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। सर हमारा ये कंटिन्यूअस कंसेप्ट चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? बिकॉज सर किन चीजों का कंटिन्यूअस चलेगा? जहां पे हमारा क्या होगा? यूटिलिटी होगा। तो सर डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूटिलिटी। जिस चीज की ज्यादा यूटिलिटी होगी उस चीज की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। जिस चीज की कम यूटिलिटी होगी उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। सिंपल सी बात है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। ये ट्रेलर है, चैप्टर की बात तो हम आगे चलेंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर ये डिमांड का मतलब होता क्या है। आई होप सो ये पॉइंट्स क्लियर होंगे सबको। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, जितना मैंने समझाया, कोई चीज रिपीट करानी हो, यू कैन आस्क एनी डाउट। बट यूटिलिटी वर्ड को आज से समझ लेना। जिन्होंने एक्चुअल सेटिस्फेक्शन बोला था, आई डोंट नो व्हाई, इसका मतलब उन्होंने उस लैंग्वेज को रटा है। ढंग से समझो, वांट, सेटिस्फाई,
कि वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं, बट जब तक हम खरीदेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? हम कोई भी, जैसे कोई नए चिप्स वगैरह पैकेट्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, तो हम बाय करते हैं और हम क्या करते हैं, हर कंज्यूम करते हैं, तब हमें पता चलता है ना कि सर इससे हमें जो एक्सपेक्टेशन थी टेस्ट की वो हुई है या नहीं हुई। अगर तो एक्सपेक्टेशन पे उतरा है, इसका मतलब यस सर हम आगे उसको बाय करेंगे, अगर नहीं उतरा तो हम फिर उसको बाय नहीं करेंगे। डिसीजन मेकिंग भी होती है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो एक काम करेंगे, आप सबने आई थिंक वो डिफरेंस तो लिख ही लिया था, लिखे डिमांड की डेफिनेशन लिखे। डिमांड इज द, जल्दी बेटा, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज that a consumer is willing and able, that a consumer is willing and able to buy, that a consumer is willing and able to buy during a period of time, during a period of time at a particular price, at a particular price, right? अब लिखेंगे NOTES, notes, notes लिखिए, notes, NOTES, point number first, नोट्स में पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, इट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर, इट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर, इट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल, this concept is applicable both on goods and services, both on goods and services. Third point, it is a flow concept, it is a फ्लो कंसेप्ट, दैट इज, इसी में कंटिन्यू करना है, और दैट इज लिखना आता है, THAT, दैट इज, IS, कितनों ने ऐसे लिखा है THATIS? देखो एक, ईमानदारी से, पांडे जी, हाँ जी, और किसने दैट इज को दैट और इज लिखा है? सबने, बाकी ने सबने ऐसे लिखा है? चेक कर लो, कोई बात। दैट इज, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, फुल स्टॉप, लास्ट लाइन। It depends upon, लास्ट पॉइंट है ये, हाँ नेक्स्ट पॉइंट मतलब लास्ट है ये पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी, फुल स्टॉप। यूटिलिटी मीन्स, पहले तो आपकी डेफिनेशन लिखवा दूं, आपकी रट्टा वाली। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, want satisfying power of the commodity. That is, again, that is, कनिका अब ठीक लिखना, that is expected satisfaction
that is expected satisfaction and not actual satisfaction, and not actual satisfaction, full stop. इसी में कंटिन्यू करेंगे. A consumer will demand those commodities which have, please, which have utility, which have utility for him. यानी एक कंज्यूमर उन्हीं क्वांटिटी को डिमांड करेगा जिसकी उसके लिए क्या होगी, यूटिलिटी होगी. एंड कंटिन्यू करना, एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और यूटिलिटी हर पर्सन के लिए डिफर करती है. इसीलिए तो हम बोलते हैं, पहली लाइन इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, इट एक्सप्लेन्स द ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर के लिए हर प्रोडक्ट की यूटिलिटी अपनी अपनी है. हो सकता है मेरे लिए किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी हो सकता है आपके लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी ना हो. तो मैं उस प्रोडक्ट की डिमांड करूंगा, आप उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करोगे. तो यूटिलिटी जो है, इट इज द मेजर क्राइटेरिया. और इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज हैं, वो सर अपने प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए आपके दिमाग में एडवर्टीजमेंट डालती हैं, मार्केटिंग करती हैं, आपको उन प्रोडक्ट के यूसेज बताती हैं. दैट्स वाई क्या करना चाह रही हैं वो, आपके दिमाग में यूटिलिटी क्रिएट करना चाह रही हैं कि ये चीज आपको बेनिफिट देगी, तभी आप सोचेंगे और उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. एंड इसी में ही एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग जो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है. कई चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता, बट जब हमें पता चलता है अच्छा इस चीज का ये काम है, तो हम उसको बाय कर लेते हैं. होता है ना, ऐसा बहुत कुछ होता है, आप अपनी लाइफ में देखना. सो सारी चीजें प्रैक्टिकल एंगल से हैं. तो इसीलिए जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे कोई पूछे ना, सर क्या हर एक पर्सन की डिमांड सेम हो सकती है, आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि हर पर्सन के लिए हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की यूटिलिटी क्या है, डिफरेंट है. दैट इज द थिंग. अब किसी की आईज वीक नहीं है तो उसके लिए चश्मे की कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जिसकी आईज वीक है उसके लिए चश्मे की यूटिलिटी है, इसीलिए वो डिमांड करेगा. सो दैट इज, आप प्रैक्टिकल एंगल से समझेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा. तो ये जो है डिमांड के कुछ मेजर पॉइंट्स थे विच कम्स टू एन एंड. 3-4 पॉइंट्स हमारे दिमाग में फिट होने चाहिए. फटाफट से आंसर देंगे. किसके बिहेवियर की बात करता है, कंज्यूमर के लिए. क्या सिर्फ ये गुड्स की बात करता है, नहीं सर, दोनों की, गुड्स की भी, सर्विसेज की भी. तीसरा, ये क्वांटिटी की बात करता है, मनी की बात करता है, क्वांटिटी की बात करता है. ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की कि सर डिमांड जो है, इट इज अ डैश कंसेप्ट, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. और लास्ट, डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, यूटिलिटी के ऊपर. जितनी आपकी यूटिलिटी ज्यादा होगी किसी प्रोडक्ट की, उतना ही आप डिमांड ज्यादा करोगे. जिस प्रोडक्ट की आपके लिए यूटिलिटी नहीं होगी, एंड यूटिलिटी का मतलब एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक्सपेक्टेड, जरूरत है या नहीं है, तब आप उसकी यूटिलिटी बनाओगे. एंड फिर, और हाँ, कंटिन्यूटी आप उस प्रोडक्ट की तभी लाओगे जब वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा. नहीं तो आप किसी और प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर जाओगे, चेंज कर जाओगे. बचपन में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट गुड्स. हाँ जी, प्लीज. तो ये पॉइंट समझ आ रहे हैं बच्चे आप लोगों को. दैट इज द बेसिक्स अबाउट डिमांड एनालिसिस. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट यू कैन आस्क. अमन, क्लियर है? यूटिलिटी क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है बेटे. चलें आगे, चलें, मूव करें फटाफट से. सो ये हमारा बेसिक टॉपिक था डिमांड एनालिसिस का. नेक्स्ट, उसके बाद जो हमारा मेजर पोर्शन है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट टॉपिक. समझते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक है लो जी, लॉ ऑफ डिमांड. आई होप सो ये आप सबने सुना होगा नाम, और सुना है ना लाइक को. लॉ ऑफ डिमांड, प्लीज. हाँ जी, अच्छा, ओके. डॉली पार्ट 1.
थोड़ा इंग्लिश को भी सब लोग प्लीज ध्यान रखेंगे, कहाँ पे वॉवल यूज होना है, कहाँ नहीं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, आप बोलो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। मेरे को अ सुनाई दिया है तो सामने वाले को सुनाई भी देना चाहिए ढंग से, ठीक है। एन इनवर्स, आई है ना, AEIOU। हाँ जी बोले दोबारा से। There is an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity, keeping other factors constant. अच्छा बरखा, लॉ ऑफ डिमांड। कीपिंग भी बोल रहे हो, रिमेन भी बोल रहे हो, एक चीज बोल रहा हूँ, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट और अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों चीजें कैसे हो जाएंगी? हाँ जी प्लीज, आवाज नहीं। अच्छा Factors other than price of the commodity remains constant, then the consumer demand should अच्छा कोई बात नहीं। हाँ बेटा, अमन मुस्कान, लॉ अच्छा और कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हो? लॉ ऑफ डिमांड, एनीवन? नहीं सर, आप बताओ और ब्रेक दो चुपचाप से। हाँ जी, लॉ ऑफ डिमांड। बच्चे ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये टॉपिक पूरे इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है, क्योंकि आगे की चीजें इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट कि आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, बट मुझे ये भी पता है कि आपको कुछ चीजें नहीं पता। पहली बात, यहां पे जो ये टर्म है ना लॉ, इस लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या करें? सर ये लॉ वो वाला लॉ नहीं है जो हम लॉ पढ़ते हैं। बात को समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पे जो ये टर्म है लॉ, ये वो वाला नहीं है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है, प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ लॉ, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ। नहीं नहीं, मजाक नहीं, कभी ये थॉट प्रोसेस किया ही नहीं। ये लेजिस्लेशंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आ रहे, याद रखना है। यहां पे इस लॉ का एक सिंपल सा मीनिंग है, रूल। इस लॉ की अगर इंटरप्रिटेशन करें ना, यहां पे एग्जैक्टली लॉ वर्ड होना नहीं चाहिए था, क्योंकि लॉ का मतलब, याद है हमने इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास में बोला था, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ लॉ। यस और नो? क्यों लॉ नहीं है? उसका रीजन बताया था, लॉ जो है सबके ऊपर सेम एप्लीकेबल होता है या नहीं होता? लेकिन इकोनॉमिक्स क्या सबके ऊपर सेम एप्लीकेबल हो सकता है? फिर कैसे बोल रहे हैं? ये इन डेप्थ हमें एनालिसिस करनी है। मैंने इसलिए बोला बेटा, डिमांड पढ़ के तो बहुत कुछ आए हो, कितना समझ के आए हो वो भी जानना बहुत। आप खुद सोचो कि अगर ऐसा होता तो फिर इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन असम्पशंस,
ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिमांड की बात की है, यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। सबकी यूटिलिटी सेम हो नहीं सकती, इसीलिए सबकी डिमांड सेम नहीं हो सकती, इसलिए सबकी इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी सेम नहीं हो सकता। और यहां पे ये नालायक लॉ लिख रहे हैं वर्ड, और लॉ तो सबके ऊपर यूनिवर्सली क्या होता है, सेम एप्लीकेबल होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना, कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म लॉ हियर। हियर लॉ मीन्स अ सिंपल रूल। यहां पे लॉ का मतलब सिर्फ रूल है। लॉ का मतलब जो हम मॉर्निंग में लॉ पढ़ते हैं ना, वो वाला लॉ टर्म यहां पे नहीं है। मैंने आपको याद है एक चीज और बताई थी, किस कॉन्टेक्स्ट में हम वर्ड का यूज, बार बार मैं रिपीट करता हूं इस चीज को, किस कॉन्टेक्स्ट में हम वर्ड का यूज करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। देखो यहां टोटली डिफरेंट हो गया या नहीं हो गया। अब ये चीजें बुक में नहीं लिखी हुई हैं, कहीं पे भी उठा के देख लेना। ये हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग, सर आपने कहां से, ये एक्सपीरियंस से आती है, ये एक्सपीरियंस से आएंगी, आपको भी आएंगी, लेकिन एकदम नहीं। तो आप ऑन द वर्ज, आपने अब वो स्टेप ले लिया है उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए, उसको समझने के लिए, राइट। हाँ, इसमें आपकी डेडिकेशन की बहुत जरूरत है। ये चीजें तभी आपको रिटेन भी रहेंगे जब आप डेडिकेटेड होंगे अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन सॉरी टू से ओनली 10% मैक्सिमम बोल रहा हूं, आगे तक बच्चे डेडिकेटेड रहते हैं, 90% छट जाते हैं। वो 10% में कौन आएंगे आप में से, आई डोंट नो। क्योंकि डेडिकेशन के लिए प्रिजर्वेंस की जरूरत होती है, पेशेंस की जरूरत होती है, सिंसियरिटी की जरूरत होती है। कईयों को तो इन वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता होगा ढंग से, नाम सुन रखे होंगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कहीं किसी किताब में ऐसे नहीं लिखा होगा कि लॉ का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर करूं। वंस अब आपको आ गया तो आपका ये पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस बन गया है, और लॉजिक के साथ समझा है, कोई हमने रटा नहीं है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना यार, लॉ का मतलब सबके लिए सेम, यहां पे लॉ का मतलब भी सबके लिए सेम, और यहां सबके लिए सेम है, तो फिर तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही डिफरेंट हो गया। क्योंकि इकोनॉमिक्स तो बोल रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर सबका सेम नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो दैट्स व्हाई। और आप खुद ही बोलते हो प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल होगी, और वाइस वर्सा अगर हम बोलें तो जरूरी तो नहीं है कि किसी के लिए प्राइस इंक्रीज होगा और डिमांड फॉल ही करेगा। बात समझ आ रही है। सो ये सब डिस्कस करने के बाद हमें नटशेल में यहाँ पे लॉ वर्ड की इंटरप्रिटेशन क्या लेनी है, मीनिंग क्या लेना है, एक सिंपल रूल। जो सर एक रूल डिफाइन करा है वो सबके ऊपर होगा या नहीं होगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इवन दो हम लिखेंगे इसको लॉ ही, ये नहीं हो कि एग्जाम में, वैसे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन कभी सब्जेक्टिव भी लिखने को आए तो ये मत लिख देना रूल ऑफ डिमांड, लिखना वहां पे क्या पड़ेगा, लॉ। बट हमें अपनी अंतरात्मा में पता होना चाहिए, इनर सेंस में पता होना चाहिए कि इसका मतलब वो वाला लॉ नहीं है जो हमारा करियर डिफाइन करेगा। ये लॉ का मतलब एक सिंपल सा रूल है। सेम विद लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में तो पढ़ते हैं ना, तो वहां पे भी लॉ, जहां पे भी यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मींस अ जर्नल रूल जो कि सर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे एप्लीकेबल होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? अब वो रूल क्या कहता है, आज हम वो रूल को बस ऐसे पढ़ लेते हैं। ये रूल मुझे मालूम है कि आप लोगों को पता है। अगेन ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये भी बेसिकली कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। जब तक वो अजम्पशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक ये लॉ होल्ड गुड नहीं करेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड नहीं करेगा। अब वो अजम्पशंस क्या हैं? तो सर लॉ ऑफ डिमांड का जो मीनिंग स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स क्या है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। नेक्स्ट क्लास में फैक्टर्स की बात करेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं, क्या है, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट के लिए हम टर्म बोलते हैं सिटिरस पैरिबस। सिटिरस पैरिबस, इसका मतलब है अदर थिंग्स, और थिंग्स की जगह पे हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। अदर फैक्टर्स कौन से होंगे बात करेंगे, रिमेनिंग कांस्टेंट। बेटा आपका नाम क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा, आपने लॉ ऑफ डिमांड को ही सिटिरस पैरिबस बोल दिया था। आपने बोला था लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया, इट इज ऑल्सो नोन एज सिटिरस पैरिबस, ऐसा बोला था ना इसने। इट इज ऑल्सो, किसी ने सुना हो तो, इट इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ डिमांड को सिटिरस पैरिबस नहीं बोलते सर, उसमें जो अजम्पशन ले रहे हैं उस अजम्पशन के लिए ये लेटर दिए हैं सिटिरस पैरिबस, दैट इज अदर थिंग्स और अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी ये बहुत बड़ी अजम्पशन है, जब तक हम ये अज्यूम नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं हो पाएगा, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड नहीं करेगा, यानी हम लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
अदर फैक्टर्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब कभी भी आंसर देना ना, पहले ये जरूर बोलना है ceteris paribus, that is other things remaining constant if, उसके बाद if price of the commodity increases, price of the commodity increases, its quantity demanded falls और vice versa। vice versa का मतलब क्या होता है? vice versa का मतलब होता है जो हमने अभी बात की है उसका रिवर्स भी क्या है? करेक्ट है। उसका उल्टा भी क्या है? सही है। इसका मतलब उसका उल्टा क्या होगा? इफ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी फॉल्स, its quantity demanded rises. This is the law of demand. Ceteris paribus, that is other things remaining constant. If the price of the commodity increases, quantity demanded also falls, and if the price of the quantity falls, then quantity demanded increases, keeping other factors constant. अगर ये है तो this is known as law of demand, right? तो price increase होगा तो quantity demanded fall होगी, प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज रूल ऑफ डिमांड कहते हैं। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ नहीं करी, आगे हम करेंगे अगली क्लास में, बट दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। यहां पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक टर्म आपने पढ़ी थी ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, पढ़ा था ना, इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज का मतलब क्या था? कारण। इफेक्ट का मतलब क्या था? इफेक्ट का मतलब क्या था? असर, प्रभाव। तो मुझे ये बताओ यहां पे कॉज क्या है? प्राइस नहीं, चेंज इन प्राइस। कॉज क्या है? चेंज इन प्राइस। इफेक्ट किस पे आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड पे। यानी बोलेंगे चेंज इन, तो हमें पता ही है इफेक्ट का मतलब ही क्या है? चेंज आया ही होगा, ठीक है। तो प्राइस जो है वो कॉज है, उसकी वजह से सर इफेक्ट किस पे आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कॉमोडिटी पे। दूसरे तरीके से पूछता हूं, राइट? अब ये जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, ठीक है। डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? प्रीति, प्रीति नाम है ना? हाँ जी। इन दोनों में डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? क्वेश्चन समझ आया? कुछ भी बोलना, गलत हो सही हो, बोलना जरूर है अपनी समझ से। मैंने आंसर दे दिया है, मैंने तो दे दिया ना आंसर। ढूंढो ना, कहां कहां दिया, कब दिया, कैसे दिया। आया कुछ? तुक्का मारो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 4 ऑप्शन है, क्या मारोगे? बोलो तो सही, गलत बेटा। जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है? बताओ तो सही। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। लेकिन ये तो कॉमन चीज है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। मार्केट में आप जाओगे, कोई सामान 10 रुपए में लाए, अगली बार गए वो सामान 15 रुपए में मिल रहा है, हो सकता है आप ना लो, या लो तो क्वांटिटी क्या लो? कम लो। और अगर प्राइस कम हो जाएगा अगली बार तो आप अपनी क्वांटिटी को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। यही समझाया बस मैंने, और क्या समझा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, किसकी वजह से चेंज आ रहा है? प्राइस की वजह से। तो प्राइस कॉज हो गया और इफेक्ट किस पे हो रहा है? क्वांटिटी पे। तो मेरा यही क्वेश्चन था, डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? बोल शाबाश। अच्छा बोलो शाबाश। गलत ही तो होगा जहां से, तो डिपेंडेंट प्राइस है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अच्छा ओके, चलो कुछ तो बोला, बोलो तो सही, पता तो चले। अच्छा, डॉली पार्ट 2। घबरा के क्यों बोल रही है? गलत ही तो होगा। ऐसा नहीं है, घर में खाना मिल जाएगा मम्मी से, क्यों टेंशन ले रही है? घबराओ मत प्लीज। अच्छा चलो ऐसे, पहले तो ये भी पूछें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड का डिफरेंस पता है? क्या होता है डॉली पार्ट 2? डिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या है? प्लीज। आप अपने घर में पापा पे डिपेंडेंट हो या पापा आप पे डिपेंडेंट है?
सिंपल समझने के लिए, आप पापा पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो पापा क्या हो गए? पापा इंडिपेंडेंट है। अगर आप में और पापा में रिलेशन देखा जाए, पापा तो इंडिपेंडेंट है ना, आप क्या हो? डिपेंडेंट। तो सीधी बात, यहां पे प्राइस डिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट, क्योंकि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में इफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब डिपेंडेंट कौन है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक प्राइस में चेंज ना आए, कीपिंग द अदर फैक्टर्स, वो हम बात की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्राइस इज द इंडिपेंडेंट एज वेल एज क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या है? डिपेंडेंट है। तो कॉज हमेशा इंडिपेंडेंट होता है एंड इफेक्ट हमेशा क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये सारे जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ना, ये ऑब्जेक्टिव में आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं कि प्राइस इज अ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बोथ, नन। तो बेटा ये झंडी साफ हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव है ना, लगते इजी हैं, लेकिन क्वेश्चन बन गए ना तो जान सुखा देते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इट इज नॉट अ रट्टाफिकेशन नाउ, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बाकी की जो एक्सप्लेनेशन है, अभी एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुई है, आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं, राइट? तो अभी हमें सिर्फ ये पता चल गया कि लॉ ऑफ डिमांड कहते किसको है सर? इट इज सिंपली अ सिटीरस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स और वाइस वर्सा, दैट इज द ओनली थिंग विच वी हैव अंडरस्टैंड। हमें ये भी पता चल गया कॉज प्राइस है, इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड है, या ऐसे बोलें इंडिपेंडेंट जो है वो कौन है? प्राइस है, डिपेंडेंट कौन है? क्वांटिटी डिमांडेड। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन आगे नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन, सो अभी के लिए इतना ही। चाहे इसे नोट करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहे तो नेक्स्ट क्लास में भी आप नोट कर लेना, प्रॉपर नोट करवाऊंगा, सब चीजें होंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्रेक।